नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट और मैं हूं रितेश गुप्ता। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नलगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी त्रिलोकीनाथ तिवारी जी। इनसे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई? एक छोटे से गाँव से निकले और आज कांग्रेस के प्रदेश सचिव का पद का निर्वहन कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आपका राजनीतिक सफर कैसा रहा? मेरा राजनीतिक सफर मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि से, मेरे पिताजी, स्वर्गीय पूज्य पिताजी, वो ग्राम प्रधान थे। मेरा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले से। और उसके बाद 1973 में मैं, या तो बहुत छोटा था, छोटी बच्चा था उस समय, वो ब्लॉक प्रमुखी बने। उसके बाद में वो निरंतर प्रधानी किए और वहां उस परिवार में रहने के कारण निश्चित रूप से मेरी भी रुचि राजनीति में। फिर 1988 में पिताजी प्रधान थे, हमारे भैया स्वर्गीय कौशल किशोर तिवारी उप ब्लॉक प्रमुखी लगे, तो हमारे पिताजी भी सामंतों से लड़ते थे, तो ब्लड उसी आनुवांशिक तौर पे हमारे भैया भी सामंतों का विरोध कर रहे थे और ब्लॉक प्रमुखी लड़े। और 1989 में उस समय जो एकाधिकार था, वो विधानसभा का चुनाव लड़े जनता दल से। बीपी सिंह की सरकार जब बनी थी उस समय जनता दल से चुनाव लड़े और इस कर्नलगंज क्षेत्र में एकाधिकार खत्म कर दिया। रही मेरी बात, मैं क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था, 1994 में मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का पहली बार मैंने चुनाव लड़ा। 1994 कोऑपरेटिव सोसाइटी चक्रोत का मैं सभापति बना, चुना गया, एक वोट से जीता था और कड़ी लड़ाई थी। पूर्व विधायक पूजनीय स्वर्गीय उमेश प्रताप सिंह जी के परिजन हमारे सामने लड़ रहे थे, पटीदार कह लो, तो बड़ी कड़ी लड़ाई थी और उनसे मैं एक वोट से जीता। उस समय हमारी आयु भी कम थी, 1994 में। उस समय मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी था। तो वहां से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई, चुनाव लड़ने। माता पिता के रहते हुए, भैया भाभी के रहते हुए मैंने राजनीति में एंट्री कर लिया था दौरान शिक्षा कार्य। उसके बाद में फिर जब भैया हमारे जो है अब कांग्रेस पार्टी में आए, 1996 में वो कांग्रेस पार्टी में आए, तो हम लोग भी कांग्रेस पार्टी में आए, क्योंकि हमारा परिवार जो है वो सत्ता विरोधी रहता था। सत्ता के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी जाती थी, हमेशा लड़ाई लड़ते। तो वही ब्लड है अंदर इस समय भी। अगर सत्ता भ्रष्ट होती ही है, जानते ही वो, आप नहीं जानते हो, सत्ता भ्रष्ट होती है, तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ता मेरा। क्या माने जी, आपने राजनीति में जो ये मुकाम हासिल किया, संघर्ष हासिल किया या विरासत में मिली है? अब विरासत में संघर्ष भी मिला है। जब हमारे भैया, स्वर्गीय भैया 2013 में एक्सीडेंट में एक्सपायर हुए, उस समय माननीय योगेश प्रताप सिंह जी मिनिस्टर, तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। इन्होंने उस तरीके से मुझे दबाना शुरू किया, मेरे ऊपर मुकदमे फर्जी मुकदमे। और 2015 में उनकी बड़ी बहू प्रधान थी, उसके ऊपर भी इन्होंने मुकदमा दर्ज किया। हमको कोई मुकदमा मेरा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन दबाने का जो प्रयास किया। उसके बाद फिर कुंवर राजा प्रताप सिंह विधायक, उन्होंने भी यही स्थिति, क्योंकि वे लोग सोचते थे कि ये दबे, ये ब्लड दबने वाला नहीं। तो एक तरीके से हम इन दोनों लोगों का, वो तो स्वर्गीय हो गए, उनको वंदन करता हूं मैं, और ये हैं, इनको भी मैं नमन करता हूं। इन दोनों लोगों ने मुझको अपने बराबर खड़ा किया। हालांकि मैं इनसे कभी कमजोर नहीं रहा किसी से भी, लेकिन बराबर खड़ा किया, इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूं। नेता तो मुझे इन दोनों लोगों ने बना दिया ना, मुझे एमएलए लड़ने पर मजबूर कर, और मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा। भाई जिला पंचायत में लड़ा एक बार, माननीय पूर्व विधायक पूजनीय लल्ला भैया की सिस्टर के सामने 2010 में चुनाव लड़ना हुआ मुझे जिला पंचायत का। और उसके बाद भाई पूर्व विधायक थे, करीब 700-800 वोटों से वो जीते मुझसे। उसके बाद फिर ये क्या कहते हैं, माननीय पूर्व मंत्री जी, इनको भी बर्दाश्त नहीं हुआ त्रिलोकीनाथ की जो है आगे बढ़ने की व्यवस्था। इन्होंने अपने भाई जी को लड़ा दिया मेरे सामने कर्नलगंज।
धमकाते रहे मैं मंत्री हूं, मैं जीतूंगा, फिर आज जीते भी। मतलब त्रिलोकीनाथ तिवारी ना आगे बढ़ जाए किसी तरीके से, ये हजम नहीं हुआ मैं। त्रिलोकीनाथ तिवारी एक ब्राह्मण चेहरा आगे नंबर। अब यही है भाई, एक कहानी चलती थी पहले, या तो वो जीतेंगे या तो वो जीतेंगे या तो वो जीतेंगे या तो मैं जीतूंगा। 2022 में मैं चुनाव लड़ा तो मैंने कहा पहले ये खत्म होना चाहिए कि न वो जीतेंगे न वो जीतेंगे, और फिर जीता सामान्य व्यक्ति। निश्चित रूप से वर्तमान विधायक और सामान्य घराने के ही है, मैं इसको 100% मानता हूँ। कृत्य चाहे कितने गड़बड़ हो गए हों उनके, लेकिन वो उस समय घराना उनका सामान्य था, इसीलिए हम जनता ने उनको। तो आपका कहना है कि वो विधायक ने कहीं ना कहीं आपका योगदान था इसके पीछे? नहीं, हम योगदान की बात क्यों, मैं विधायक खुद बनना चाहता था, लेकिन परिवर्तन जनता ने ये तो मुझसे वादा किया कि मैं परिवर्तन करूंगा, और जनता इससे भी उब चुकी थी कि वो जीतेंगे कि ये जीतेंगे, वो जीतेंगे कि ये जीतेंगे, इस बात को कहता हूं। तो उन्होंने जनता मुझसे भी कहती थी कि जाओ तिवारी जी, गारंटी करी थे इस बार परिवर्तन हर हाल में हो जाएगा, सौगंध कर लेता हूं। तो भाई जनता की थी, जनता ही परमेश्वर थी, जनता ही जनार्दन थी, भगवान। जनता ने फैसला दिया, परिवर्तन हुआ। मेरा मकसद ये था परिवर्तन, और मेरा मकसद ये था मैं विधायक हूं। तो 50% तो मेरा मकसद पूरा कर दिया जनता ने कि परिवर्तन हुआ। 50% में हार गया, वो नहीं पूरा हो पाया। 27 का भी मकसद बता दीजिए आज। 27 में मुझे चुनाव लड़ना है, जनता के बीच में मुझे जाना है, 27 का मेरा मकसद है। और जनता, दबी कुचली जनता, भूमाफियाओं से पीड़ित जनता, गुंडों से पीड़ित जनता, बदमाशों से पीड़ित जनता, पुलिस के दलालों से पीड़ित जनता, इनकी आवाज बन के त्रिलोकीनाथ खड़े होंगे। परमानेंट में इनकी आवाज है। आपका एक मिर्ची प्रकरण था, आपने विधानसभा चुनाव में किसी नेताओं को भेजा था, क्या था वो मामला? मिर्ची प्रकरण में पिछली बार भी बताया था मैंने आपको, आप भी थे। आम जनता ने हमको चंदा लगा के कर्नलगंज बाजार से गोल्डी कंपनी की 3 किलो मिर्च की पैकेट, लाल मिर्च, को दिया था कि आप, उस समय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भेजा था मैंने, पूर्व मंत्री जी को, और निवर्तमान माननीय विधायक जी को भी भेजा था मैंने, भैया को। और चूंकि इनका कोई वजूद नहीं था, ये जनता की नजर में थे नहीं, इसलिए इनको न भेज के इनके आका, तत्कालीन आका, तत्कालीन सांसद माननीय ब्रिजभूषण शरण सिंह को 1 किलो मिर्ची का पैकेट भेजा। तो अब सबके मिर्ची का पैकेट भेजा था, तो जनता ने कहा कि ये दे दीजिए, लोग भूल झोंक रहे हैं, अब ये हम लोगों की आंखों में मिर्चा झोंक रहे हैं, जनता की डिमांड थी। तो उन्होंने उस मिर्ची का जो है दूसरे तरीके का उपयोग कर लिया। जनता की मंशा दूसरी थी और उन्होंने उपयोग उसका दूसरे तरीके से कर लिया, स्वयं की मिर्ची लगा लिया। तो ये था प्रकरण, बाकी कोई गलत आशय नहीं था मिर्ची का। मिर्ची का आशय था कि धूल झोंक रहे हैं, मिर्ची झोंक रहे, लेकिन अब उन्होंने भाई त्याग किया, जनता को न झोंक के अपने झोंक लिया। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी, वो लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग कहता है आप एफिडेविट दीजिए, एफिडेविट नहीं रहे हैं, क्या है वोट चोरी? अब आप अभी लेटेस्ट देखिए, चुनाव आयोग ने कहा कि बात आपकी सही है, लेकिन उस समय अगर कहते तो इसका निराकरण हो सकता। मतलब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी की बात को 100% मान लिया है। एक बात, दूसरी बात, चुनाव आयोग वो चपरासी के तरीके से काम करता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी संस्था है। टीएन सेशन चुनाव आयोग हुआ करते थे, उस समय होता था क्या, कोई टाइट हो जाता था क्या, सेशन हो तो सेशन एक मुहावरा हो गए थे। लेकिन ये तो जेब में रहने वाले हो गए हैं, इनको ये भी नहीं पता है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य, लीडर ऑफ अपोजिशन, कैबिनेट मिनिस्टर का और उसको दर्जा मिला पूरे हिंदुस्तान में एंड बाहर विदेश भी।
तो उनसे कहते हैं तुम एफिडेविट दो, उनको तमीज नहीं है। चुनाव आयोग की, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति का अधिकार जिस व्यक्ति को हो उससे कहते हैं कि तुम एफिडेविट दो। तो ये भी नहीं है, ये किसी जो है राज्य सत्ता के जूते नहीं है, तो क्या है? राज्य सत्ता के जूते हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। भाई है क्या है? इस तरीके आप स्वतंत्र संस्था हैं, आप हिंदुस्तान के मुस्तकबिल हैं, आप हिंदुस्तान की जनता के विश्वास हैं, आप विश्वास के साथ धोखा कर रहे हो। वोट चोरी का अगर आरोप लगा है और आपने सत्यता आई भी है, तो है क्या? राज सत्ता की चमचागिरी करते हैं, राज सत्ता के जूते हैं, इनको पहन के राज सत्ता चलती है। ये वो टीएन सेशन नहीं है। टीएन सेशन वाला पद तो है, व्यक्तित्व तो नहीं है। वोट चोरी हुआ और उनको स्वीकार करना पड़ा, और आम जनता पूरे हिंदुस्तान की जान गई कि वोट चोरी करके चुनाव जीता जाता है। यार, चुनाव का परिभाषा की परिभाषा दूसरी है। जब हमारा भारत गणराज्य हुआ था, जब ये संविधान बना था, तब ये कहा गया था कि न पक्ष न विपक्ष, जनता जिसको एक वोट एक्स्ट्रा दे देगी वो निर्वाचित माना जाएगा। अब यहां पता लग रहा है कि हम वोटवे बढ़वा लेते कि तू चले जाओ, आप रितेश जी हो तो आप चले जाओ, इनके नाम पे वोट दे आओ, और वहां कोई बोलने वाला नहीं है। आप अपने नाम पर भी दे दो, इनके नाम पर, इनके फलाने ABCD के नाम पे वोट डलवाया जा रहा, वोट चोरी हो रही। 124 वर्ष की महिला का जो है वोट बन गया है। एक एक व्यक्ति के 50-50 पुत्र दिखाए जा रहे हैं। क्या है यार? विपक्ष पार्टी कभी कहती है ईवीएम हैक हो गया, कभी कहती है वोट चोरी हो गया। सारी डिसाइड बातें नहीं कर पा रही है आप। सारी बातें सत्य हैं। ईवीएम हैक है या वोट चोरी? सारी बातें सत्य हैं, दोनों बातें। ईवीएम है का सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे अभी जो है वो वहां का हरियाणा का जो है सरपंच हारा, जो जीत गया था वो हार गया, और जो हारा था वो सरपंच अभी 3 दिन पहले आपने देखा होगा। नहीं देखा? देखा नहीं देखा? अरे हाँ नहीं बताइए, देखा? अभी तो जानते हो ना, जो हारा था वो सुप्रीम कोर्ट में जब गिनती हुई तो जीत गया। तो क्या सत्य क्या है आप बताइए? आप हम ही से क्यों पूछ रहे हो? ईवीएम हैक हो गया, वोट चोरी हो, सारी बातें प्रूफ हो रही हैं, सारी बातें जनता के सामने आ रही हैं, लेकिन चरण बंधन में लगी हुई है मीडिया भी। तो चरण बंधन के अलावा और कोई काम नहीं है। कांग्रेस पार्टी का आरोप लगाती है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो इमरजेंसी। कांग्रेस पार्टी का वो आरोप लगाती है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो इमरजेंसी क्या था? इमरजेंसी लोकतंत्र की हत्या नहीं थी। बड़े बड़े नेताओं को जेल में नहीं, डाल दिया गलत बोल रहे हैं। इमरजेंसी उनके लिए थी जो देशद्रोही थे, जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, उनके लिए थी इमरजेंसी। और ये लोकतंत्र की हत्या है। वो जो संविधान बाबा साहब ने बनाया, जो संविधान हमारे देश के महापुरुषों ने बनाया, उस संविधान के तहत पढ़ने वाले मतदान वोट, उसको आप खरीद रहे हो, उसको आप डरा रहे हो, उसको आप जबरदस्ती रितेश का नाम रामतेज कर रहे हो, और तमाम रितेश के तमाम, कम से कम रितेश जी के 15-20 लड़के, इस उम्र में आपके 20 लड़के हो जाए और उसके बाद 20 वोट डालें। क्या मतलब है? लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या? लोकतंत्र की ही हत्या है। जहां माताएं बहनें बेटियां सुरक्षित नहीं है, जहां आम आदमी सुरक्षित नहीं है, जहां ये जो है, और सुरक्षित कौन है? बड़े बड़े भूमाफिया। सुरक्षित कौन है? बड़े बड़े अपने आप को बाहुबली, बड़े बड़े दबदबा, सुरक्षित वो हैं, और आम आदमी असुरक्षित है। लोकतंत्र की हत्या नहीं है और क्या? क्या है? यही लोकतंत्र की हत्या है। या तो कह दो कि हम राजतंत्र किए हैं, हम महाराजाधिराज हैं, हमारे यहाँ का सांसद वो महाराजा बोला जाएगा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वो सम्राट बोला जाएगा, या तो ये सब उद्बोधन कर दो। क्यों कहते हो लोकतंत्र है? लोकतंत्र कहाँ? लोकतंत्र को सीधे राजतंत्र में बदल दिया गया। अगर किसी एक जाति को जो है कोई मारता है, अपराधी हो जाता है, अपराध करता है, उसको कुछ नहीं पूछा जाता है आज के लोकतंत्र में। ब्राह्मण हो, छोटी जाति हो, मुस्लिम हो, उसको टारगेट करके सीधे दबाया जाता है
इसको लोकतंत्र कहते हैं? सीधे सजातीय माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सजातीय लोगों को कुछ नहीं कहते हैं, उनको छूट दे रखे हैं। तो गोली मारो, बहन बेटियों की इज्जत लूटो, अस्मिता लूटो, अपहरण करो। लेकिन अगर कहीं गलती से ब्राह्मण जात का, यादव जात का, कुर्मी जात का, मुस्लिम जात का, कमेरा, कहार, दलित जात का अगर कहीं गलती से किसी ने कोई गलती कर दी तो उसको सजाए मौत, बुलडोजर, ठाए ठाए, ढाए ठाए, मुठभेड़, इनकाउंटर, इससे नवाजा जाता है। ये क्या है? लोकतंत्र की हत्या इसी को कहते हैं। क्या कानून व्यवस्था से आप संतुष्ट नहीं हो? खत्म है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता साक्षी महाराज, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में राम मंदिर का ताला खुला, शिलान्यास हुआ, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी राम से विमुख होती जा रही है। मंदिर का जब भूमि पूजन हुआ या मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने उसका बहिष्कार किया। जिस समय कांग्रेस पार्टी ने ताला खुलवाया, राम मंदिर का भूमि पूजन कराया, उस समय साक्षी महाराज डकैती डालते थे। उस समय वो डकैती डालते थे, वो महाराज थे ही नहीं। उनको क्या तकलीफ है? हम उनके हिसाब से चलेंगे? हम साक्षी महाराज के हिसाब से चलेंगे? वो हमको पढ़ाएंगे कि कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी अपना काम करती थी, करती है, करती रहेगी। कांग्रेस के बड़े नेता राम मंदिर कब जा रहे हैं? कांग्रेस के बड़े नेता जब राम मंदिर, जिसका भाजपा ने सपने में भी नहीं सोचा था, राम मंदिर ताला खुलवाया, मूर्ति रखवाई, वहां पूजा पाठ हुआ, आदरणीय जो है हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने प्राण प्रतिष्ठा, उसका भूमि पूजन कराया, तब भाजपा वाले क्यों नहीं गए थे? क्यों नहीं गए थे बताओ? कहाँ चले गए थे? अटल बिहारी जी 2016 में दिवंगत हुए हैं, उस समय तो थे, क्यों नहीं चले गए थे? अडवाणी क्यों नहीं चले गए थे? मोदी जी क्यों नहीं चले गए थे? योगी जी के गुरु जी और योगी जी क्यों नहीं चले गए थे? क्यों नहीं चले गए थे? किसी ने पूछा था? तब इधर ये पीछे पीछे पता नहीं कहां क्या कर रहे थे। तब ये हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की बात सोच रहे थे, किसी तरीके से दंगा हो हमारा काम चल गया। अभी फतेहपुर सिकरी में मामला हुआ, मकबरा को लेकर तमाम मुकदमे लिखे गए, नारेबाजी हुआ, उस पर कांग्रेस पार्टी का क्या पक्ष है? अरे यार, मकबरा, हम तो कही थे भारतीय जनता पार्टी कब्रिस्तान, शमशान, हिंदू, मुसलमान, इनके अलावा और कुछ बतवाते कोई है विजन इनका? वो मकबरा ढूंढे, 500 साल पुरानी बात ढूंढे। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान का नौजवान कैसे जो है आगे बढ़ेगा? हिंदुस्तान के माँ बहन बेटियों की सुरक्षा कैसे होगी? हिंदुस्तान में विकास कैसे होगा? गांव का विकास कैसे होगा? इसकी बात करनी चाहिए। तुम तो मकबरे के पीछे पड़े हो, पता नहीं किसकी कब्र है, मकबरा है। अरे पड़ा रहने दो, वहां है क्या? वहां ईंटें हैं। अब उसी बहाने अब कुछ उस तरफ से जो है भाजपाई मौलाना पहुंच जाएंगे, पैसा लेके वो उधर से अपना झगड़ा करना शुरू कर देंगे डिबेट में। वो पैसा देते हैं भाजपा वाले उन मौलानाओं को। वो उधर से बोलेंगे कि नहीं मैं मुसलमानों का मसीहा, और ये इधर से बोलेंगे मैं हिंदुओं का मसीहा। बस चुनाव आ रहा 2027 का, सिर्फ और सिर्फ ये लड़ाने की बात कर रहे हैं। न मकबरा और ना कोई हिंदू न मुसलमान। एक शेर है कि न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है। जो अपने आप को हिंदू कहता है बहुत बड़ा, मैं बहुत नहीं बोलना चाहता हूं, बोल दूंगा तो मिर्ची लग जाएगी, एक मुकदमा मेरे ऊपर फिर लग जाएगा। मैं इतना बेतुका बोल दूंगा, सब जानता हूं। न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है। इस समय इंसानियत खतरे में है, इंसान खतरे में है। इन लोगों ने इंसानियत को खत्म करने का प्रयास किया है। हिंदू मुसलमान तो ही है यार, एक मौलाना उधर से आ जाएगा और एक हिंदू इधर से चला जाएगा, और कौन मौलाना आएगा? साजिद रशीदी की बात कर अरे रहे हैं, पता जिन्होंने डिम्पल नहीं, यादव को लेकर जो सुबह से लेके शाम तक पैसा लेता है मौलाना, इससे भाजपा से, वो आएगा कहेगा मैं बहुत बड़ा मुसलमान। और कौन हिंदू आएगा? जिसके रिश्ते हैं मुसलमानों उसी मौलाना के घर से, वो आएगा कहेगा सबसे बड़ा हिंदू। ये आएंगे, आम लोग नहीं आएंगे। एक मौलाना ने भी डिम्पल यादव को लेकर अभद्र टिप्पणी की, आपत्तिजनक टिप्पणी की। वो भाजपाई मौलाना थे, उनको कुछ लोगों ने कुछ शायद
अपना कुछ हाथापाई किया है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। किसी महिला का अपमान उनको नहीं करना चाहिए, वो बेवकूफ़ी की है मौलाना जी। हमारा आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां हैं? कितनी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी विधानसभा में, और बूथ स्तर तक लड़ाई लड़ेगी। बूथ स्तर तक संगठन सृजन हो रहा है, बूथ स्तर तक लड़ाई लड़ी जाएगी, और कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी रणनीति के साथ, पूरी तैयारी के साथ, आज आदरणीय राहुल गांधी जी बिहार का चुनाव पहले होने वाला है, वोट के अधिकार की रैली में है। 16 तारीख से 17 तारीख से और 1 सितंबर तक वो पद यात्रा करेंगे। यात्रा चल रही, वोट अधिकार यात्रा वहां है, पटना से जो है सासाराम से शुरू हुआ है, पश्चिम मतलब बिहार में, और उसी तरीके से वहां भी हम सरकार बनाएंगे। बिहार में भी, बिहार में इनकी खटिया खड़ी हो गई है सांप्रदायिक लोगों की। बिहार में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और यही स्थिति 27 अभी है यार, 25 चल रहा है, यही स्थिति आप देखिएगा 2027 में कांग्रेस के पक्ष में लहर आएगी। और जो लोग खुदक रहे हैं इधर उधर, जो लोग अपना वो बता रहे हैं कि क्या आपने पूछा था, उससे कोई मतलब नहीं। करने में और कथनी और करने में अंतर। सोशल मीडिया पे एक मांग उठती रहती है कि वरुण गांधी को कांग्रेस में लाया जाए, आपका क्या मत है इस पे? अब ये बड़े स्तर की बात है। वरुण गांधी जी भी हमारे सम्मानित हैं, गांधी परिवार के हैं, कांग्रेस में उनका सम्मान भी है, स्वागत भी है, और कांग्रेस में अगर आ जाते हैं तो उसमें कोई हम लोगों को एतराज नहीं है। कांग्रेस हम लोगों के लिए जैसे माँ है, वैसे उनके लिए भी है, वही स्थिति है। कांग्रेस स्वागत करेगी उनका, तो चाहते हैं तो कांग्रेस में आओ, कोई दिक्कत नहीं। एक आखिरी सवाल, एक नेता के रूप में, एक अधिवक्ता के रूप में आपके क्षेत्र के लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? भाई मैं नेता के रूप में, क्योंकि ये मेरी पुश्तैनी पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ मामला है, निश्चित रूप से गरीबों के साथ जब अन्याय होता है तो खून खौल जाता है। मैं बता रहा हूं, खून खौल जाता है। इच्छा यही कहती है कि सिस्टम खत्म कर दो। गरीबों के साथ, अब मजलूमों के साथ जब अन्याय होता है तो यही इच्छा कहती है कि सिस्टम तबाह कर दो, क्योंकि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। दर दर पैसे पड़ते हैं, हर दर पे पैसा पड़ता है। कोई भी ऐसा काउंटर नहीं मिलेगा आपको जहां बिना पैसे के कोई काम होता हो। हर जगह डांटो पूछो तो बताते हैं हमको राजनेताओं को देना पड़ता है, सांसद को देना पड़ता है, विधायक को देना पड़ता है। तो एक नेता के रूप में जब उनके दुखों को देखता हूं, हृदय द्रवित हो जाता है, और मैं लड़ाई लड़ता हूं, और लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया है मैंने कि आपकी लड़ाई लड़ूंगा। पद बड़ी चीज नहीं है, युद्ध बड़ी चीज है। एक लाइन है, संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। तो मैं रण से भाग नहीं सकता हूं, संघर्ष करना मेरा खानदानी ब्लड में है। और एक अधिवक्ता के रूप में वहां भी भ्रष्टाचार को ही झेलना पड़ता चलता है। भैया ये फोन है, फला को 151 में, चूंकि तहसील में है 151 में, इनको फला साहब ने कहा है, फला माननीय ने कहा है कि इनको जेल भेजो, तो वहां भी लड़ाई लड़नी पड़ती है अधिवक्ता के रूप में कि माननीय का वकालतनामा नहीं है उनके पास, चूंकि लेमैन है, तो उनका लेटर पैड लगवा दो और इनको छोड़ दो। वहां भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। अधिवक्ता के रूप में भी मुझे संघर्ष करना पड़ता है, और एक नेता के रूप में भी मुझे संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष से मैं न पीछे था, न पीछे हूं, और ना पीछे रहूंगा, अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के प्रदेश सचिव त्रिलोकीनाथ तिवारी जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी है।